उलझे बालों वाली लड़की। और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है। कभी कभी पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ, पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था। इस दुनिया में चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई, इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यही विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारा प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी, पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने की हिम्मत न जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीजें पैक की, अपने वॉकिंग शूज कसे और रेडी थी। तभी फोन पर मिस्ड कॉल, यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चुम लिया। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रुबिन बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया, पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई, मेरी आंख 3 बजे के लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की और निकले। मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो, हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बत्या हम कहाँ रुके हैं तो उस बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवा हम कोई 7 बजे के लगभग कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिब्बू मिल गया। वो कॉटेज का केयरटेकर था। उसने बत्या, यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय काफी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। विक्रम उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ चली। लॉबी पर पहुँचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। उस रात मैं बहुत सुकून से थी विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी पता ही ना चला। मुझे प्यास लगी थी। फोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से विक्रम भी उठ बैठा। कहने लगा, रुबिन तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ।
सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़े। जाते जाते शिब्बू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाएगा, उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफी चहल पहल थी, पर्यटकों के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर को चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़ खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा जहां विक्रम बैठा है उसके शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था को वो पलटी में सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हियर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। जब मेरी नींद खुली विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज देने लगी पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने सारा को पहली बार देखा था, उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए। जनाब कहाँ खो गए? विक्रम पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से चिकन और वोडका ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पेग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढाढ़स बंधाते हुए बोला, चर्सी है? कहा, इसकी बातों में आ रही हो? पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था, उदास धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ, क्या हुआ? पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ, बहुत कमजोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने काफी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था? रुबिन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी।
वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी वो तो बस मन बहलाव था।